Hello and welcome to Just Health for the People by the Experts, an initiative for public health awareness by Just Look Hospital. I'm Jitendra Haryan, your host for the show. आज हम एक बहुत ही लाइफ चेंजिंग टॉपिक पर बात करेंगे, बोन मैरो ट्रांसप्लांट। चलिए जानते हैं बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बारे में हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर रितु जैन से। डॉक्टर रितु जैन इज द डायरेक्टर ऑफ बोन मैरो ट्रांसप्लांट डिपार्टमेंट एट जसलोक हॉस्पिटल। जसलोक्स बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर इज वन ऑफ द leading centers in private sector in Western India, having performed over 675 transplants till date. Welcome, Dr. Ritu, to Just Health. थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। डॉक्टर रितु पहले बताइए कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता क्या है और ये कैसे काम करता है? तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट नाम बहुत डरावना लगता है और हमें लगता है इसमें हम बोन की काटा-पीटी करते हैं। तो बोन मैरो एक बहुत तरल पदार्थ होता है जो हमारे बोन में पाया जाता है हाँ, हाँ। और वो हमारे जो शरीर के हीमोग्लोबिन, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स वहाँ से बनता है ये। तो उसे बोन मैरो लिटरल मीनिंग में कहा जाता है और ये लंबी बोन्स के एंड में पाया जाता है। तो ट्रांसप्लांट का अर्थ होता है कि जब हमारे शरीर का कोई अंग खराब हो जाता है या काम नहीं करता है, तो हम किसी दूसरे का अंग लेके जैसे लिवर है, किडनी है, हार्ट है, उस रोगी के शरीर में ट्रांसप्लांट करते हैं। तो उसी प्रकार हम लोग बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक तरीके का ये ट्रीटमेंट है जो हम पेशेंट्स ऑफ ब्लड कैंसर और जिनका बोन मैरो फेल हो जाता है और उनके पास कोई इलाज बचा हुआ नहीं होता, तो ये क्यूरेटिव प्रोसीजर है जहाँ पर हम खुद का या किसी और डोनर का बोन मैरो या स्टेम सेल निकाल के हम पेशेंट को देते हैं। तो उस इस प्रोसीजर को बोन मैरो ट्रांसप्लांट कहते हैं। तो थोड़ा ज़रा डिटेल में समझते हैं कि कौन से पेशेंट को बोन मैरो ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होती है और आप ये कैसे डिसाइड करते हैं कि वो एक स्टेज पे करना चाहिए? या ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि हम कौन से पेशेंट को ये प्रोसीजर की सलाह देते हैं। तो जैसे हम बच्चों में भी ये प्रोसीजर होता है और बड़ों में भी होता है। तो बच्चों में अगर बोन मैरो फेलियर है या एक बीमारी है थैलेसीमिया, सिकल सेल डिजीज़, थैलेसीमिया मेजर, जहाँ पर उनका बोन मैरो काम ही नहीं करता है या उनका ब्लड नहीं बनता है या वो पैदाइशी ही कोई इनबॉर्न एरर मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, उन सब बीमारियों से जहाँ पे उनका बोन मैरो ऑप्टिमल फंक्शनिंग नहीं करता है, तब हम ये प्रोसीजर बच्चों में ऑफ़र करते हैं। बड़ों में हम लोग ब्लड कैंसर होते हैं जैसे एएमएल है, एएलएल है, लिम्फोमा है, माइलोमा है, इन सब बीमारियों में हम लोग इस प्रोसीजर को ऑफ़र करते हैं क्योंकि ये क्यूरेटिव प्रोसीजर है और यहाँ हमने समझना है कि हमारा बोन मैरो फंक्शन ही नहीं कर रहा है, काम नहीं कर रहा है, तो हमें किसी दूसरे की मदद लेनी होगी। और कई बार एक अप्लास्टिक एनीमिया नाम की बीमारी होती है जहाँ बोन मैरो फेल हो जाता है, तो उन मरीज़ों को भी हम लोग ये ट्रीटमेंट लेने की सलाह देते हैं। और ये इसके कितने प्रकार होते हैं? आजकल एक्चुअली बोन मैरो एक ओल्ड टर्म हो गया है। हम लोग अभी नया इसे स्टेम सेल्स ट्रांसप्लांट कहते हैं क्योंकि हम आजकल बोन मैरो से नहीं निकालते हैं। टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि हम लोग डायरेक्ट ब्लड से ये स्टेम सेल निकाल सकते हैं। तो हमारी ट्रांसप्लांट कम्युनिटी में इसे स्टेम स्टेम सेल्स सेल कहते हैं। ट्रांसप्लांट कहा जाता है। कौन से तरह के होते हैं? तो एक ऑटोलॉगस होता है, जहाँ पर हम अपना ही खुद के पेशेंट्स का बोन मैरो पहले निकाल लेते हैं या स्टेम सेल निकालते हैं और फिर उन्हें हाई डोज़ कीमोथेरेपी देकर ये जो हमने स्टेम सेल्स बाहर निकाला है, पेशेंट्स को वापस दे देते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली हम ट्रांसप्लांट नहीं कर रहे हैं बिकॉज़ कीमोथेरेपी हाई डोज़ में देते हैं। तो उसमें साइड इफ़ेक्ट में डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, बोन मैरो पूरा ज़ीरो पे आ जाता है। तो हम बोन मैरो की फ़ास्ट रिकवरी होए तो हम लोग वो स्टेम सेल्स को निकाल के देते हैं। तो उसे हम ऑटोलॉगस स्टेम सेल ट्रांसप्लांट कहते हैं। दूसरा एक मेजर टाइप का है वो एलोजेनिक है। एलोजेनिक मतलब हमें किसी डोनर की इसमें ज़रूरत होती है। अभी एलोजेनिक में भी हम कई प्रकार के ट्रांसप्लांट करते हैं। एक तो होता है एक फुल मैच डोनर ट्रांसप्लांट जिसे हम सिबलिंग मैच कहते हैं। जैसे हम भाई-बहन होते हैं तो उसमें से 25% फुल मैच का चांस होता है, तो एक एलोजेनिक सिबलिंग का होता है या पेरेंट्स या बच्चों का, हम उसमें 50% मैच होते हैं क्योंकि हमें 50-50 एक-एक पेरेंट्स से वो एचएलए फिनोटाइप मिलता है। तो एक वो हैप्लो ट्रांसप्लांट होता है और एक थर्ड होता है मैच्ड अनरिलेटेड। लकीली जैसे हमारे ब्लड बैंक्स होते हैं तो हमारे पास अभी इंडिया में भी कई सारी बोन मैरो स्टेम सेल डोनर रजिस्ट्रीज़ हैं। तो जैसे हम लोग ट्रांसप्लांट डॉक्टर्स हैं, हमें कोई पेशेंट के पास फैमिली डोनर नहीं है या बच्चे छोटे हैं या माँ-बाप बहुत ओल्ड हैं, जो एक डोनर बनने के लिए फिट नहीं हैं,
तो हम अपने पेशेंट्स का वो एचएलए टाइपिंग वो स्टेम सेल डोनर रजिस्ट्री में भेजते हैं और फिर वहाँ से वो उनकी डेटाबेस से वो हमें ढूंढ के देते हैं कि 8 या 10 डोनर्स हैं, इसमें से आपको जो चाहिए आप चूज कर सकते हैं। और एक तीसरा प्रकार का है एक अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड ट्रांसप्लांट, जो जो कि जब एक कोई महिला डिलीवर होती है तो प्लासेंटा निकलता है, तो जो हम माता और वो बच्चे का प्लासेंटा जो अम्बिलिकल कॉर्ड जुड़ा हुआ होता है, तो उनसे हम लोग जो स्टेम सेल्स या ब्लड निकालते हैं, वो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ स्टेम सेल होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी मात्रा जब हम लेते हैं, उसका क्वांटिटी बहुत कम होता है, तो वो ट्रांसप्लांट हम बच्चों में ही कर पाते हैं, बड़ों पीडियाट्रिक पेशेंट्स में, बड़ों में नहीं कर पाते हैं। और उसमें काफ़ी सारी कठिनाइयाँ भी हैं, साइड इफ़ेक्ट भी बहुत हैं। तो अम्बिलिकल कॉर्ड ट्रांसप्लांट अभी काफ़ी आउट ऑफ फैशन हो रहा है। ऑटोलॉगस एंड एलोजेनिक आर द मेन फॉर्म ऑफ ट्रांसप्लांट थेरेपी व्हिच वी ऑफर। डॉक्टर, बोन मैरो हार्वेस्टिंग और ट्रांसप्लांटेशन का प्रोसेस ज़रा हमें डिटेल में समझाइए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि कई बार जब पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, अब तो खैर सोशल मीडिया का ज़माना है तो यूट्यूब उनके देख पास के बहुत हाँ, इन्फॉर्मेशन पहले से ही होता इन्फॉर्मेशन है। होती है। तो पहले उन्हें लगता था कि हमारी बोन काटेंगे, हमारी ये, तो ये प्रोसीजर वाइज़ काफ़ी सिंपल प्रोसीजर, इसमें कोई ऑपरेशन चीरा-फाड़ी कुछ ये नहीं होती है। ऑपरेशन थिएटर में नहीं होता नहीं, है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं होता है। हम फिज़िशियंस हैं तो हम सब मैजिक दवाइयों से ही करते हैं। तो इसमें क्या होता है सर कि हम पहले एक पेशेंट हमने आइडेंटिफ़ाई कर लिया है कि इस पेशेंट को सपोज़ एलोजेनिक ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है। तो फिर हम डोनर आइडेंटिफ़ाई कर लेते हैं, उनका एचएलए टाइपिंग करते हैं। एचएलए के बारे में थोड़ा बताइए। एचएलए क्या होता है कि दैट इज़ अ प्रीरेक्विज़िट। जैसे हम सभी का ब्लड ग्रुप होता है, वी आर बोर्न विद अ स्पेसिफिक ब्लड ग्रुप, वैसे ही हम एक यूनिक एचएलए टाइपिंग हमें हमारे पेरेंट्स से मिलता है, 50% माता से, 50% पिताजी से। तो 4 सिबलिंग्स हैं, तो उनमें हमें 25% हम फुल मैच हो सकते हैं। तो वो हम उसकी हम टेस्टिंग या तो ब्लड से करते हैं आजकल, या तो हम सलाइवा से भी कर सकते हैं। तो हमने एक आइडेंटिफ़ाई कर लिया, सपोज़ 4 भाई-बहन हैं, हमने चारों का और पेशेंट का एचएलए टाइपिंग कर लिया, उसमें से जो एक भाई या बहन है वो फुल मैच है। तो फिर हम वो चारों भाई-बहन में से उस डोनर को बोलेंगे कि आप सिलेक्ट हो गए। उसके बाद हम उनके थोड़े से प्री ट्रांसप्लांट इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, ताकि फिटनेस किडनी, लिवर, हार्ट के दोनों डोनर और रेसिपिएंट के करते हैं। उसके बाद हम जो पेशेंट होते हैं उनको एक कैथेटर यहाँ पर डाल के फिर हम उनको बीएमटी आइसोलेशन में शिफ्ट करके 7 दिन तक हाई डोज़ ऑफ कीमोथेरेपी देते हैं। और कई बार हम लोग रेडिएशन थेरेपी का भी हेल्प लेते हैं। तो हमारा उद्देश्य होता है कि जो बोन मैरो के एब्नॉर्मल सेल्स हैं, या कहीं से कुछ माइक्रोस्कोपिक कैंसर सेल्स रह गए हैं, जो बाद में जाके फ्यूचर में रिग्लैप्स हो सकते हैं, तो हमें उनको जड़ से नष्ट करना है। तो हाई डोज़ कीमोथेरेपी और रेडिएशन की मदद से हम 7 डेज़ पेशेंट को वो देते हैं। पैरेलली जो डोनर होता है, उन्हें हम 4 दिन रोज़ ग्रोथ फैक्टर्स के इंजेक्शन देते हैं पेट पे, ताकि हम डब्ल्यूबीसी उनके जो हैं वो 30,000, 40,000, 50,000 पर लेके आते हैं। तो जो स्टेम सेल्स बोन मैरो में होते हैं, हम उनको स्टिमुलेट करके ब्लड में लेके आते हैं। पहले जब टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं होती थी, तो हम ओटी में ले जाके उनको जनरल एनेस्थीसिया में पीछे के बोन मैरो से हम ऑलमोस्ट 100-200 एमएल ऑफ मैनुअल बोन मैरो निकालते थे। बट नाउ वी डू इट इन द ब्लड बैंक। तो एक बार ही जब डोनर का ये चारों दिन के इंजेक्शंस हो गए, हम कैथेटर के द्वारा जैसे ब्लड बैंक में हम ब्लड प्लेटलेट डोनेट करते हैं, तो हमारी एक स्पेशल मशीन होती है जो स्टेम सेल्स कलेक्ट करने के लिए प्राइम कर देते हैं। और ये 3-4 घंटे का प्रोसीजर होता है, डोनर सेफ है, वो टीवी देखते हैं, फैमिली बैठी रहती है और वो प्रोसीजर चलता रहता है। 4-5 घंटे के बाद हमें 100 ml to 200 ml का स्टेम सेल्स ब्लड जैसा ही दिखता है, वो कलेक्ट हो जाता है। तो डोनर की हमें जो आवश्यकता थी वो हो जाती है, तो हम वो कैथेटर निकाल के डोनर को बाय इवनिंग वो वापस घर जाते हैं। इस दौरान जो हमें सेल्स मिले हैं, हमें कितनी मात्रा में चाहिए, वो हमारे हिमैट लैब हमें बता देते हैं, और उसमें जो स्टेम सेल्स होते हैं, उसे हम CD34 सेल्स कहते हैं। तो वो सेल्स हमें पेशेंट के वेट के हिसाब से हमें डोज़ चाहिए होता है, वो हम कैलकुलेट करके यदि सफिशिएंट मिल गया, तो तुरंत हम लोग जो पेशेंट है उसे बीएमटी रूम में जैसे ब्लड चढ़ाते हैं तो चढ़ा देते हैं। तो प्रोसीजर खत्म। तो उसके बाद तो ट्रांसप्लांट का जो प्रोसीजर है, पार्ट 1 इज़ ओवर। फिर आता है सबसे इम्पोर्टेंट समय, जो लाइफ थ्रेटनिंग होता है, क्योंकि हमने हाई डोज़ कीमो रेडिएशन दिया है, तो पेशेंट के डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट पूरे ज़ीरो पे आते हैं। बेसिकली हम उनका खुद का बोन मैरो डिस्ट्रॉय करके नष्ट कर देते हैं। और जो ये स्टेम सेल्स हमने दिए हैं, तो जैसे हम एक सीड होती है, बीज, वो सॉइल पेशेंट का बॉडी होता है, वो धीरे-धीरे फिर ये सेल्स जाके नया बोन मैरो प्रोड्यूस करके उनके डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट सब नॉर्मल करते हैं। तो ये प्रोसेस जो है,
1 हफ्ता हमारा हाई डोज़ कीमोथेरेपी होता है कि हम बोन मैरो को वाइप आउट कर देते हैं। सेकंड वीक में हम वो सेल्स को घर में बुला के उसे स कर वेट करते हैं कि कब वो स्टार्ट नम नया सेल्स बनाएँ। फिर थर्ड वीक में जब पेशेंट्स के सब सीबीसी नॉर्मल हो जाते हैं, वो खाने-पीने लग जाते हैं, साइड इफ़ेक्ट नहीं है, तो हम फिर उन्हें डिस्चार्ज कर देते हैं। तो हॉस्पिटल में लगभग पेशेंट को 2 से 3 हफ्ता रखते हैं और फ़ॉलो-अप में फिर वो 3 महीने हम उन्हें ओपीडी फ़ॉलो-अप में रखते हैं। तो 2 से 3 हफ्ते में पेशेंट डिस्चार्ज हो जाता है। एवरेज 3 वीक्स टू 4 वीक्स 3 में टू 4 एलोजेनिक में, हाँ, ऑटोलॉगस में चूँकि खुद के ही सेल्स होते हैं, तो समय रिकवरी थोड़ा फ कम कम लगेगा। लगता है और 2 हफ्ते में, ढाई हफ्ते में पेशेंट पेशेंट घर जा चला सकता है। जाता है। डॉक्टर रितु, ये प्रोसीजर में रिस्क और कॉम्प्लिकेशंस क्या-क्या हो सकते हैं और आप इसे कैसे मैनेज करते हो? हाँ, तो ये नाम भी इसका डरावना लगता है, कैंसर वर्ड भी डरावना है, तो हर चीज़ डरावनी लगती है। बट येस, इसमें रिस्क भी होते हैं, लेकिन ये क्यूरेटिव होता है। तो हम पेशेंट्स को बोलते हैं कि जब लो काउंट्स का समय होता है, इसीलिए हम आइसोलेशन में रखते हैं, स्पेशल हेपा फ़िल्टर्स होते हैं और हमारे हॉस्पिटल में हमारे पास 7 हेपा फ़िल्टर रूम्स हैं। तो उस दौरान जब काउंट्स कम होते हैं, तो पेशेंट को इन्फेक्शन, बैक्टीरियल, फंगल, वायरल इन्फेक्शन, उसका एक रिस्क होता है। फिर कीमोथेरेपी के जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, हाई डोज़ रेडिएशन के जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे मुँह में छाला आना, लूज़ मोशंस, वॉमिटिंग, हेयर लॉस, मुँह का टेस्ट चला जाना, तो एक दूसरे कॉम्प्लिकेशन होते हैं दवाइयों की वजह से और एक तीसरा कॉम्प्लिकेशन होता है जिसे हम जीवीएचटी बोलते हैं। हालाँकि हम फुल मैच डोनर ट्रांसप्लांट प्रेफ़र करते हैं, लेकिन आपके अपने शरीर के लिए जो डोनर सेल्स हैं, वो फॉरेन सेल्स होते हैं। तो वो कितने अच्छे से रहते हैं या उनमें कितना रिएक्शन होता है, तो कई बार वो रिएक्शन काफ़ी सीवियर हो जाता है जिसे हम जीवीएचटी बोलते हैं, ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट रिएक्शन। और ये कई बार जानलेवा भी होता है। तो ये सब चीज़ें की वजह से ये प्रोसीजर वाइज़ इसमें ऑपरेशन चीरा-फाड़ी नहीं है, बट दवाइयों की वजह से जो साइड इफ़ेक्ट हैं और जो सेल्स की वजह से जीवीएचटी का साइड इफ़ेक्ट है, वो हर एक ट्रांसप्लांटर का नाइटमेयर होता है। हमने वो पीरियड क्रॉस कर दिया, तो पेशेंट लाइफ़ लॉन्ग क्योर हो जाता है फिर। तो रिस्क है इसमें। तो प्रोसीजर के बाद पेशेंट्स को क्या प्रिकॉशंस लेनी होती है और वो लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन पे रहता है लीवर या हार्ट ट्रांसप्लांट की तरह? हाँ, ये हमारा एक जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट है वो थोड़ा सॉलिड ऑर्गन ट्रांसप्लांट से अलग होता है इन द सेंस जो लिवर, किडनी ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स होते हैं तो उनमें हरदम रिजेक्शन का रिस्क बना हुआ होता है। तो वो वहाँ पर उन्हें लाइफ लॉन्ग एंटी रिजेक्शन ड्रग्स या इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स लेने होते हैं। यहाँ पर हम लोग 6 महीने या मैक्सिमम साल भर तक इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स देते हैं या एंटी रिजेक्शन ड्रग्स देते हैं। धीरे-धीरे फिर बॉडी जब एक्सेप्ट कर लेती है, फिर हम लोग उसको उनको वीन ऑफ कर देते हैं। तो ये तो एक डिफरेंस है सॉलिड ऑर्गन ट्रांसप्लांट और हमें ये लिक्विड मैलिग्नेंसी बोलते हैं या लिक्विड ट्रांसप्लांट। आपका जो दूसरा प्रश्न था कि इसमें प्रिकॉशन क्या लेते हैं, तो कई भ्रांतियाँ हैं पेशेंट्स और फैमिली को लेके। कई बार तो कई पेशेंट डिस्चार्ज के बाद उन्होंने घर में ही एक हेपा फिल्टर रूम बनाया है। तो जो डर है पेशेंट्स में और या फैमिलीज़ में वो इतना है कि इसमें ज़्यादा प्रिकॉशन नहीं है। येस, इन्फेक्शन का हमें पहले 100 डेज़ में लेना होता है। हमें बाहर का खाना अवॉइड करना है ताकि इन्फेक्शन का रिस्क होए एंड धीरे-धीरे जब अपनी बॉडी की इम्यूनिटी टेक्स ओवर, तो वो पेशेंट जैसे हम नॉर्मल हैं, वैसे वो नॉर्मल हो जाते हैं। तो लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन की इतनी ज़रूरत नहीं है। नहीं, यदि कोई पेशेंट को जीवीएचटी सीवियर फॉर्म का है, जैसे आँखों में ड्राइनेस हो जाता है, मुँह में ड्राइनेस हो जाता है या कभी लंग्स में परमानेंट साइड इफ़ेक्ट हुआ, तो उन लोगों में हम लाइफ लॉन्ग तो नहीं लेकिन 3-4 साल, 5 साल और कई पेशेंट्स को स्टेरॉइड्स या अदर ड्रग्स लाइफ लॉन्ग देते हैं, बट मेजॉरिटी पेशेंट्स को लाइफ लॉन्ग ड्रग्स नहीं मिलता है। तो जो ये जीवीएचटी हम थोड़ा चाहते हैं भी इसलिए क्योंकि पेशेंट्स को इसमें भी ग्रेडिंग होती है, तो ग्रेड 1, ग्रेड 2 होता है तो रिलैप्स के चांसेस कम होते हैं, तो हमें थोड़ा जीवीएचडी चाहिए। लेकिन अगर सीवियर फॉर्म में हुआ, तो वो जानलेवा हो जाता है। तो हम पेशेंट्स को कहते हैं कि हमने आपको एक कैंसर जैसी बीमारी से मुक्त तो कर दिया, बट जीवीएचडी जैसी एक सेकंड बीमारी दे दी है। तो उसका एक लॉन्ग टर्म सिक्वेली और साइड इफ़ेक्ट ये है। और अगर रिजेक्शन या रिलैप्स होता है पेशेंट के केस में, तो उनके पास क्या ऑप्शन रहता है फिर? तो जैसे हमने कहा कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी फुल प्रूफ प्रोसीजर नहीं है, कैंसर सेल्स तो हरदम ह्यूमन सेल से कम्पीट कर रहे हैं कि कब हम ट्रीटमेंट बनाएँ और वो हमसे एस्केप करें। तो येस 15 टू 20% पेशेंट्स को भी
ट्रांसप्लांट के बाद रिलैप्स का रिस्क होता है और वो भी डिपेंड करता है आपकी बीमारी कौन से स्टेज में हमने ट्रांस यदि लेट स्टेज में ट्रांसप्लांट की तो उन लोगों में ट्रांसप्लांट के बाद भी रिलैप्स होता है और अर्ली स्टेज में हमने ट्रांसप्लांट कर लिया तो रिलैप्स के चांसेस एकदम नहीं के बराबर होते। तो वो एक फिजिशियन का डिस्क्रिशन होता है कि पेशेंट को कब ट्रांसप्लांट ऑफर किया जाए। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि अगर पेशेंट रिलैप्स हो जाता है तो हमारे पास आजकल अब नए कार टी सेल थेरेपी है, बाइट स्पेसिफिक थेरेपी है, इम्यूनोथेरेपीज है, तो ऑप्शंस हैं हमारे पास। बट जनरली ट्रांसप्लांट के बाद यदि रिलैप्स हो जाते हैं तो ये जो नए ट्रीटमेंट ऑप्शन के भी बहुत अभी रिजल्ट्स इवॉल्विंग है, काफ़ी सारा क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है और उनके रिजल्ट्स एनकरेजिंग हैं। सो होप इज़ देयर, यदि ट्रांसप्लांट कोई फेल भी कर जाता है तो देयर अभी आर ऑप्शंस। यस या यस देयर इज़ होप एंड देयर आर ऑप्शंस। सो डॉक्टर रितु, कार्टी सेल थेरेपी अभी बहुत इवॉल्व हो रहा है, तो क्या ये हम जसलोक में भी ऑफर करते हैं पेशेंट्स को? यस, कार टी सेल थेरेपी इज़ अभी जैसे इम्यूनोथेरेपी का एक ये ट्रीटमेंट होता है, जैसे हम कैंसर सेल्स में कीमोथेरेपी देते हैं, फिर हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं, रेडिएशन देते हैं, सर्जरी करते हैं। तो एक तरीके का ये नया थेरेपी आया है जिसे हम काइमेरिक एंटीजन टी सेल रिसेप्टर एसोसिएटेड जो थेरेपी होती है, तो ये एक तरीके का बोन मैरो ट्रांसप्लांट ही होता है। बट हम लोग टी सेल जो होते हैं वो हम पेशेंट के निकाल के एक वायरस से उसको टैग करके वापस पेशेंट के शरीर में वो टी सेल्स का इन्फ्यूजन कर देते हैं। तो वो भी कई प्रकार के कैंसर्स को क्योर करने में हेल्प कर रहा है। बट अभी जो उसका जो स्थान है, यदि कोई पेशेंट ट्रांसप्लांट फेल हो गए हैं या रिजेक्ट हो गए हैं या रिलैप्स हो गए हैं, तो उन पेशेंट पे हम लोग ये कार टी सेल थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी है, ये हम लोग उन्हें ऑफ़र कर सकते हैं। एंड लकीली फॉर अस अभी जसलोक हॉस्पिटल में हमारे पास सारे फैसिलिटीज़ हैं एंड सून वी विल बी एबल टू स्टार्ट कमर्शियल कार ऑल्सो एंड हम लोग क्लिनिकल ट्रायल भी कार टी के कर सकते हैं अभी। सो डॉक्टर रितु, ये प्रोसीजर में कितना खर्चा आता है? सो इसमें भी जैसे ऑटोलॉगस होता है, खुद का होता है, तो उसमें खर्चा कम है। इन्फेक्शन हमें एंटीबायोटिक्स, ब्लड प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन्स का मेजॉरिटी खर्चा होता है। तो नॉन कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट्स में हमारे हॉस्पिटल में 10 से 15 लाख में हो जाता है ऑटोलॉगस का। और एलोजेनिक जो होता है, जो सिबलिंग का होता है, बिकॉज़ डोनर हमारे पास रेडी अवेलेबल है, घर का डोनर है, तो उसमें हमारे 15 टू 20 लैक्स इंडियन रुपीज़ का हम लोग कॉस्ट एस्टिमेट देते हैं। और यदि हैप्लो मैच ट्रांसप्लांट है या मड ट्रांसप्लांट है तो उसमें हम लोग 30 टू 35 लैक्स का रुपीस का कॉस्ट एक्सपेंडिचर देते हैं। डॉक्टर रितु, बच्चों में भी बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है, और ये सक्सेसफुल होने के बाद उसके लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, उनके ग्रोथ और फर्टिलिटी पे? ये तो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप तो एकदम पेशेंट जो फैमिली मेंबर्स पूछते हैं वैसा क्वेश्चन पूछा और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अपने कंट्री में भी बहुत सारे पीडियाट्रिक ट्रांसप्लांटर्स आए हैं एंड अभी पीडियाट्रिक ट्रांसप्लांट एक अलग एंटिटी हो गई, उनकी अलग सोसाइटी भी बन रही है। तो बच्चों में ट्रांसप्लांट के एक लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट जो हमें सबको तकलीफ़ होती है उससे है कि एक तो ग्रोथ स्टंटेड हो जाती है, उनकी हाइट कम हो जाती है या ग्रोथ कम हो जाती है। सेकंड फर्टिलिटी इश्यूज़ होते हैं, स्पेशली मेल बच्चों में या मेल एडोलेसेंट बच्चों में जब हम करते हैं, तो फर्टिलिटी इश्यूज़ होते हैं। फीमेल्स में भी अगर ओवरीज़ पे परमानेंट डैमेज हुआ तो उन्हें प्रीमेच्योर मेनोपॉज़ हो जाता है। सो ये एक ज़रा परमानेंट लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट हो होता सकता है। है। येस, होता है। जैसे कि कैंसर पेशेंट्स या बोन मैरो ट्रांसप्लांट पेशेंट्स के रिलेटिव्स के लिए ये बहुत इमोशनली और फिज़िकली चैलेंजिंग होता है, टू सी द पेशेंट गोइंग थ्रू ऑल दिस। सो इनके लिए कोई सपोर्ट सिस्टम है? यस, तो मुझे इस फ़ील्ड में अभी 25 इयर्स होते आ रहे हैं। अगर मैं वो 25 इयर्स को 8-8 साल के एक दशक के हिसाब से देखती हूँ, तो पहले दशक में जो था, पेशेंट में इतना अवेयरनेस नहीं होता था, फैमिली मेंबर्स में इतना अवेयरनेस नहीं होता था। तो वो जो हम बोलते थे, उन्हें समझते थे या नहीं हो समझता था, बट बिकॉज़ डॉक्टर ने बोला है तो करना है। उन्हें इस चीज़ को वो बस डॉक्टर के फ्लो और जो हॉस्पिटल के फ्लो के साथ चले जाते थे। सेकंड दशक में हमने देखा है कि अवेयरनेस बढ़ा है, लोगों की समझ बढ़ी है और हम हमारे जो इंडियंस पॉपुलेशन का अवेयरनेस और बिकॉज़ अभी इन्फॉर्मेशन बहुत सारी अवेलेबल है, तो पेशेंट और फैमिली मेंबर्स काफ़ी इन्वॉल्व रहते हैं, जो एज़ अ डॉक्टर हम लोग हरदम चाहते हैं कि ये क्रॉनिक ट्रीटमेंट होता है, लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट होता है, इसमें स्टेक्स हाई होते हैं।
लाइफ का भी होता है और जो कॉम्प्लिकेशन जीवीएचटी हमने कहा है, तो पेशेंट हमारा और हॉस्पिटल का एक लॉन्ग टर्म का नाता हो जाता है और फैमिली के हम भी कई बार उनकी एक फैमिली के तरह ही हो जाते हैं, उनके साथ जीते हैं, उनके साथ मरते हैं। वो जब अच्छे हो जाते हैं हमें खुशी होती है, जब वो तकलीफ़ में होता है तो हम हरदम सोचते हैं कि हम इनके जो साइड इफ़ेक्ट हैं या तकलीफ़ को कैसे कम करें। तो अब जो लास्ट 5 इयर्स में मैंने देखा है कि काफ़ी सारा फैमिली का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो ट्रीटमेंट आसान हो जाता है क्योंकि वो समझते हैं कि हमें ऐसा करना है। उन्हें एक रोड मैप चाहिए होता है कि अब हमें नेक्स्ट क्या होगा, क्या एक्सपेक्टेशंस है। तो उन्हें इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, मेंटल की होती है, हमारे कंट्री में फाइनेंशियल की होती है। पहले तो हम लोगों में इतना अवेयरनेस ऑफ मेडिक्लेम या इंश्योरेंस का नहीं होता था। अब काफ़ी सारे पेशेंट्स का अवेयरनेस होता है, तो वो काफ़ी सारा इंश्योरेंस भी कर लेते हैं। तो एक फाइनेंशियल सपोर्ट लगता है, इमोशनल सपोर्ट लगता है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट लगता है। तो इन हाउस हमारे पास बहुत सारे काउंसलर्स हैं जो हमारे साथ 15-20 साल से हैं, तो उन्हें भी पेशेंट और फैमिली को कैसे डील करना है, टीम होती है, हमारी नर्सेज़ होते हैं, रेज़िडेंट स्टाफ होते हैं, तो उन्हें एक फैमिली जैसा एक एटमॉस्फियर लगता है कि हमारी इस जर्नी में हमारे डॉक्टर्स और हमारा पूरा हॉस्पिटल स्टाफ हमारे साथ है, तो वो एक कम्फ़र्ट होता है, तो समहाउ रिज़ल्ट्स भी अच्छे हो जाते वी हैं। तो वो कंसिडर एक देम लाइक अ एक्सटेंडेड यस, फैमिली। या। नाउ हम सपोर्ट ग्रुप प्रोग्राम्स भी करते हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए? यस, तो सपोर्ट ग्रुप तो बहुत अभी इम्पोर्टेंट है। हम लोग भी और सीख रहे हैं, हम भी इवॉल्व हो रहे हैं एज़ डॉक्टर्स एंड केयर गिवर्स ऑल्सो। तो सपोर्ट ग्रुप में और कई बार जो पेशेंट्स अच्छे हो जाते हैं और जिन्होंने बहुत सारी मेंटल बाधाएँ भी पार की हैं, वो हमें बोलते हैं कि जैसे हम कोई पेशेंट को बताना है, जब आप काउंसलिंग करोगे, तो जो आप 10 चीज़ें बोलोगे 1% ही रजिस्टर होता है। सो दे हैव सॉर्ट ऑफ फॉर्म्ड अ पेशेंट सपोर्ट ग्रुप। दे विल कम एंड टॉक टू द पेशेंट, दे विल काउंसिल। अब जैसे एक माइलोमा नाम की एक ब्लड कैंसर होती है, तो हम इंडिया में उसका एक माइलोमा सपोर्ट ग्रुप है। हमारे हॉस्पिटल में हमने ट्रांसप्लांट के जो पेशेंट्स अटेंडेंट्स हैं उनका सपोर्ट ग्रुप है। तो धीरे धीरे वी आर ऑल्सो लर्निंग और कहाँ कहाँ हम उनके साथ और जुड़ सकते हैं, हम हेल्प और वो मदद एक-दूसरे करें। के साथ शेयर कर यस, सकते हैं उनके यस, यस, एक्सपीरियंसेस यस। उनकी। तो वो काफ़ी मदद हो जाती है एंड दे ऑल्सो नो फ्रॉम अ पेशेंट पर्सपेक्टिव व्हाट टू एक्सपेक्ट कि और सबसे ज़्यादा आई हैव लर्न्ड ओवर द इयर्स कि उन्हें बस चाहिए कि कोई हमें समझता है और हमारे लिए है। पेशेंट्स को बस वही चाहिए। हम क्या ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उन्हें उतना समझ नहीं आता है, बट दे जस्ट वांट कि कुछ है तो हमारा हॉस्पिटल और हमारे टीम हमारे साथ है। तो वो एक इम्पोर्टेंट पहलू है। डॉक्टर ये तो आपने अपने करियर में अ, कई एज ग्रुप के और कई स्टेज के पेशेंट्स देखे हैं। कोई ऐसा केस जो आप कभी नहीं भूल सकते? सो यस, ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है क्योंकि एक लाइफ ऑफ अ ट्रांसप्लांटर इज 24/7 जॉब। मैं आफ्टर माय एमडी मैंने जब आईसीयू एक नया कुछ ब्रांच था और मुझे कुछ नया सीखना था, तो 1.5-2 साल वहाँ काम किया और मुझे लगा नहीं नहीं, ये तो बाद में जब फैमिली होगी वो तब बहुत कठिन होगा। और अब तो मैं ट्रांसप्लांट में घुसी हूँ तो ये लगता है तो आईसीयू से भी डिफिकल्ट है, बट डेफिनेटली एक पेशेंट जो मेरे ज़हन में आते हैं कि हम जस्ट जस्ट लोग जॉइन हुए थे 2004 या 6 में, और डॉक्टर अडवाणी जो हमारे हेड हैं और उन्हें हमें फादर ऑफ बोन मैरो ट्रांसप्लांट ऑफ इंडिया कहते हैं। तो तब वो सर के पेशेंट थे और वो 2004 या 6 में आए थे। उन्हें एएमएल नाम की बीमारी थी, बहुत ख़राब बीमारी जहाँ चांसेस 5% ही थे। तो सर ने डॉक्टर अडवाणी डॉक्टर से किया, हम जूनियर कंसल्टेंट थे। तो उन्होंने कहा कि आपका कुछ नहीं है, आपका बहुत रिज़ल्ट ख़राब है, आप चले जाइए। आप अपने आप को तकलीफ़ ही देंगे और हम भी आपको ये इलाज करके तकलीफ़ देंगे। तो उनकी बहुत जद्दोजहद चली मन में। फिर एक दिन उन्होंने शनिवार को मुझे बिठाया जब राउंड्स पे, बोले आप बैठिए मेरे पास में। आप लोग ने मुझे 95% का तो मेरा रिज़ल्ट दे दिया है, 5% मुझे चांस है तो मैं लेना चाहूँगी। वो बोली आप सिर्फ़ मेरे साथ ट्रांसप्लांट यूनिट में, मैं जब तक हूँ आप रहना और मुझे करना है। तो फिर मैंने मेरे दोनों सीनियर्स को इन्फॉर्म किया कि शी वांट्स टू गो अहेड। फिर हमने बहुत ही अनिच्छा से ऐसे दिल पे पत्थर रखे कि हम तो पेशेंट के साथ ठीक नहीं कर रहे, ये तो नहीं सर्वाइव करेंगे। और उनके ब्रदर डोनर हैं, और वो कहाँ आयरलैंड में कहीं थे, तो वो भी आए, फिर हो गया ट्रांसप्लांट। और अब यकीन मानिए जो हमने टेक्स्ट बुक में कॉम्प्लिकेशंस देखे हैं, वो पेशेंट को 2 साल तक रहे, 2 साल तक।
कितने दिन वो आईसीयू में रहे और बीएमटी यूनिट में रहे, और जब हम राउंड्स पे जाते थे हमें लगता था हमने कितना उनके साथ इनजस्टिस किया है। बट वो लगी रहीं कि नहीं, मैं हो जाऊँगी, आप बस हम लोग मुझे। और 2 साल के बाद आज उनका 16 साल हो गए। वो हर हर साल उनके जिस दिन ट्रांसप्लांट किया था, बोलती है ये मेरा नया फर्स्ट बर्थडे, और वो दूरदर्शन में वो क्लासिकल गायिका है। तो फिर शी वेंट बैक अगेन एंड नाउ शी इज़ गिविंग शोज़ एंड ऑल। जहाँ हमें लगता था कि ये तो नहीं हो पाएगा ये, बट उन्होंने केवल अपने विल पावर और ज़िद पे, और आज उनको वो मुझे सब फ़ोटोज़ भेजते हैं, जभी भी उनका प्रोग्राम होता है लिंक भेजते हैं। तो मुझे लगता है कहीं तो कुछ मुझे ऊपर वाले ने चूज़ किया है कि मैं उनकी जर्नी में उनका साथ दिया। तो आज 16 साल हो गए, वो केस डेफ़िनिटली उन्होंने मुझे भी चेंज किया एज़ अ पर्सन कि नेवर टू गिव अप लाइफ, देयर इज़ ऑलवेज़ अ होप। सो वो एक केस। एक दूसरा जो केस मेरे ज़हन में आता है, बच्चा है, तभी बच्चा था, उन्हें ब्लड कैंसर था, और उस टाइम 99 में एक ओरल पिल आई थी जिसे हम मैजिकल पिल बोलते थे, कि कैंसर का इलाज एक टैबलेट से हो रहा है। तो ये तो बिल्कुल असत्य सी चीज़ लगती थी, और हम स्टूडेंट्स थे उस वक़्त। तो हमें बड़ा एंथुसियाज़्म था कि अरे कैंसर का इलाज गोली से, वो भी ब्लड कैंसर से। तो फिर तब उस टाइम बच्चों के लिए वो रिकमेंडेड नहीं था, अडल्ट के लिए ही रिकमेंडेड था वो। फिर भी कहीं से जैसे किस्मत होती है तो हमने उसे दिया, और लकीली वो 2 साल तक उसको ठीक रही, बीमारी कंट्रोल में आ गई, पढ़ने लगा। वेस्ट बंगाल के कहीं सिलीगुड़ी साइड का इंटीरियर के पेशेंट थे। फिर वो बच्चे को हमने भेज दिया, फिर 2 साल के बाद अनफॉर्च्युनेटली उसका बीमारी रिलैप्स हो गया। फिर हम सोच में पड़ गए क्या करना, वो एक ही चाइल्ड है, उसको भाई-बहन नहीं थे। लकीली मदर कंसीव हो गए, तो हमने फिर तभी अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड तभी नया-नया ही था, तो हम ब्लड उनका कलेक्शन करना चाहा, लेकिन वो सेल्स हमें एडिक्वेट नहीं मिले, तो फिर हम प्रोसीजर नहीं कर सकते थे। मीनव्हाइल ये बच्चे को कोई भी ट्रीटमेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था, बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस किए, समहाउ मैनेज किया। फिर जब उनकी, और वो बच्ची इतनी छोटी है, हम उससे सेल्स नहीं ले सकते थे, तो उसे हमने आई थिंक डेढ़ 2 साल तक ग्रो होने दिया। जब वो डेढ़ 2 साल की हुई तब हमने ट्रांसप्लांट का सोचा, और लकीली जैसे भगवान भी चाहता था कि ये बच्चा अच्छा हो जाए, तो उसकी बहन फुल मैच थी। तो फिर हमने उनके पेरेंट्स को काउंसलिंग किया कि अब हम ट्रांसप्लांट कर सकते। पेरेंट्स का भी पूरा विश्वास था, इतने अप एंड डाउन में 3 साल से कभी ऊपर कभी नीचे, वो बोले करेंगे। अब सबसे बड़ा हमारे पास में जो चैलेंज था वो फंड्स का, और फैमिली तो 3-4 साल थी, तो फंड्स सारे खत्म हो गए थे। फिर तभी सौरव गांगुली हमारे इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन थे। तो ये फैमिली ने उनको, बिकॉज़ पेशेंट वेस्ट बंगाल के थे, उन्होंने उनको अप्रोच किया, उन्होंने अपनी बैट ऑक्शन की, और मुझे याद है 2001, हाँ, 2002 या 1 में, तब 5 लाख में उनकी एक बैट ऑक्शन हो गई थी। तो उस वक़्त तो काफ़ी सारा मनी होता था, फंड्स होता था। फिर किया हमने ट्रांसप्लांट और सक्सेसफुल रहा। फिर बच्चा बड़ा हुआ, उसने इंजीनियरिंग किया, एमबीए किया, फिर हैदराबाद में आईबीएम में उसने जॉब किया। सो अगेन दिस पेशेंट टॉट, और अब तो आई थिंक वो 28 या 29 का हो गया है, ही इज़ स्टिल इन टच। मुझे लगता है कि बहुत कुछ सिखाया है। टेक्स्ट बुक से तो हम सब सीखते हैं, बट जो पेशेंट रियल लाइफ में सिखाता है वो बहुत इम्पोर्टेंट लर्निंग्स होती है। और भी बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो याद आते हैं, बट ये 2 पेशेंट्स के जर्नी में जब उनके साथ उन्होंने हमें उन्हें इलाज करने का मौका दिया, तो एज़ अ पर्सन आई आल्सो चेंज्ड अ लॉट। डॉक्टर रितु, बोन मैरो ट्रांसप्लांट या स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है, जिसमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो हम जसलोक में बहुत सालों से ये कर रहे हैं, तो हम क्या विशेष ध्यान रखते हैं पेशेंट्स का, जिस वजह से पेशेंट्स और डॉक्टर्स हम पर ट्रस्ट करते हैं? यस, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जस्ट बिकॉज़ मैं 25 साल से ये हॉस्पिटल से जुड़ी हुई हूँ, तो नेचुरली मेरा बायस भी रहेगा ही। लेकिन हमने, ये एक प्रोसेस था, इसे हमने इवॉल्व किया, हमने 3 बेड से 5 बेड, और अभी हम 7 बेड पे आ गए हैं। हेल्थ अकॉर्डिंग टू मी 5 पिलर्स पे होता है, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, फिज़िकल, मेंटल एंड साइको-सोशल, एंड छठा है फाइनेंशियल। तो जो 6 एस्पेक्ट और जो 6 पिलर्स ऑफ हेल्थ होते हैं, वो एटलीस्ट इन द ट्रांसप्लांट यूनिट हम ऑफ़र कर सकते हैं। हमारी जो नर्सेज़ हैं, हमारी एक यूएसपी, हमारी स्ट्रेंथ है, क्योंकि हम डॉक्टर्स राउंड्स लेके चले जाते हैं, 24 घंटे उन्हें ही सँभालना है, आइसोलेशन में रहते हैं। तो हमारी नर्सिंग स्टाफ यहाँ के हमारे बहुत सीनियर स्टाफ भी हैं, एंड दे आर वेरी वेल ट्रेन्ड। एक हमारा बहुत एडवांटेज है, और ये
हमने देखा है, वो बोलते हैं कि इट टेक्स अ विलेज टू ग्रो अ चाइल्ड, टू रेज अ चाइल्ड। तो उसी तरीके से ट्रांसप्लांट एक अलोन या सिर्फ मैं करती हूँ ऐसे नहीं, हमें ब्लड बैंक की ज़रूरत होती है, एक आईडी स्पेशलिस्ट, इन्फेक्शन कंट्रोल, वायरल कंट्रोल, इम्यूनोलॉजी लैब, बहुत सारे लाइक लेयर्स एंड लेयर्स आते हैं तब जाके एक पेशेंट Supporting की। factors. यस, तो वो हमारे पास इन हाउस फैसिलिटीज़ सब डिपार्टमेंट्स की हैं, जो जो हमें लगता है, तो हम सेल्फ सफिशिएंट हैं, हम आत्मनिर्भर हैं, हमें कुछ भी चीज़ बाहर नहीं बेचनी होती है। थर्ड, हमारे पास मैनेजमेंट का और हमारे जो सोशल वर्कर का सपोर्ट रहा है कि कई बार हमारे पास बहुत इंटीरियर के पेशेंट आते हैं जहाँ पे उनके पास फंड्स नहीं होते हैं, बट मैनेजमेंट, ट्रस्टीज़ एंड इवन द सोशल वर्कर सिस्टम बहुत ही रोबस्ट है। हमारा इन्फेक्शन कंट्रोल है, वो बहुत अच्छा सपोर्ट है। और इस वजह से हम जो नए जो हैप्लो ट्रांसप्लांट है मड 4-5 साल में ही इंडिया में आए हैं। तब हम उसको भी करने का हमने जोखिम उठा के किया है, क्योंकि हमारे पास ये सब जो फैसिलिटीज़ हैं, तो हमारे पास ना ही फैसिलिटीज़ मौजूद है, हमारे पास एक ह्यूमन रिसोर्सेज भी है और सिस्टम्स भी हैं। और उस पे जो हम बोलेंगे, द आइसिंग ऑन द केक इज़ द फ्री सपोर्ट ऑफ द मैनेजमेंट, द ट्रस्टीज़ एंड द सोशल वर्कर। तो ये एक कुल मिला के जो हमारा इकोसिस्टम है, वो ना ही पेशेंट फ्रेंडली है बट इवन डॉक्टर फ्रेंडली है। जो एक ट्रांसप्लांट का पैरामीटर होता है वो मोर्टालिटी, जो इमीडिएट 30 डे मोर्टालिटी। यदि किसी यूनिट में इमीडिएट ट्रांसप्लांट में मोर्टालिटी होती है, तो उस हॉस्पिटल और यूनिट को बहुत विचार करना होगा कि कहीं तो हमारे स्टेप्स में हमें कहीं कुछ लैगिंग है। तो हमारी 30 डेज मोर्टालिटी इन आवर हॉस्पिटल इज़ एज गुड एज एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड। तो वो, और उसका एक और कारण, हमारा यूनिट भी छोटा है, तो हम पर्सनलाइज्ड केयर भी दे सकते हैं। तो ये 4-5 फैक्टर्स हैं जो डेफ़िनेटली हमें इस प्रोग्राम को इतने सालों से सक्सेसफुल रन करने का Hmm. हमें Help करता है. हेल्प करता है। Okay, so Dr. Ritu, I think you have explained very beautifully about bone marrow transplant. Let's have some rapid fire questions now. Is there a bone marrow matchmaking service where you can find the perfect match, or you just trust your expertise? नो, नो, एज़ आई टोल्ड यू, वी हैव दोज़ डोनर रजिस्ट्रीज़ होती हैं, तो इट्स लाइक मैच मेकिंग ओनली। So, if bone marrow could talk, would they gossip about their journey before and after? डेफ़िनेटली, डेफ़िनेटली। और हमारे शरीर में तो 3 ट्रिलियन, 4 ट्रिलियन सेल्स होते हैं, तो डेफ़िनेटली दे वुड टॉक अबाउट इट और वो बहुत गॉसिप करेंगे, ये हॉस्पिटल ऐसा, ये डॉक्टर ऐसा, ये नर्स ऐसी है। When you successfully perform a bone marrow transplant, do you feel like a superhero or just a very skilled doctor? आई फील वेरी हम्बल्ड। आई डोंट फील लाइक अ सुपर हीरो और अ स्किल्ड डॉक्टर। Do you ever get asked by a male patient, hey, will my sister's bone marrow or stem cells make me feminine? Actually, this is a very routinely, especially when there is a female donor or a like भाई बहन को दे रहा है, बहन भाई को। तो जनरल फर्स्ट मीटिंग या सेकंड काउंसलिंग में ऐसे ही पूछते हैं वो कि मैं मेरे भाई जैसे हो जाऊंगी, इतना लड़ता है मेरे से, या मैं मेरी बहन जैसा हो जाऊंगा। सो दीज आर वेरी फन क्वेश्चंस, बट वेरी इनोसेंटली आस्क्ड। बट हमारा अब स्वभाव नहीं चेंज होता। एक माँ है, मतलब वो बोलती थी मेरी बेटी को बहुत गुस्सा आता है, मेरे दामाद को बहुत परेशान करती है। अब मेरा बेटा बहुत शांत है, तो उसके सेल्स दे देंगे ना, तो ये भी शांत हो जाएगी। सो ऑल दीज़ आर डेफिनिटली वेरी क्यूट इनोसेंट क्वेश्चंस, बट ऐसे नहीं होते। If someone asks you to do transplant to make them a morning person, would you take up that challenge? वो तो नहीं होता है। सेल्स मॉर्निंग पर्सन नहीं बनाते हैं, वो तो हमारा साइक बनाता है। वो आपकी आदतें होनी चाहिए अच्छी. सेल्स हमारी आदतें नहीं चेंज कर सकते। Correct. That is done by the brain, right? So if Dr. Ritu was not an oncologist, what would she be? A teacher, maybe a poetess or an author. I love to write. थैंक यू सो मच डॉक्टर रितु. आज आपने बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बारे में बहुत ही आसान भाषा में हमें समझाया. Thank you for your time and effort in educating us on such an important and life changing topic. And I'm sure this will enhance knowledge of our audience on bone marrow transplant. And Thank once you for again, this opportunity. It's my pleasure. Thank you so much. thank you. Just Health, for the people, by the experts, and healthcare initiative by Jaslok Hospital. Click the bell icon and subscribe to our YouTube channel to stay healthy and stay tuned to Just Health
for the people by the experts, an initiative by Just Look Hospital. Thank you.